नैनीताल से खबर, जहां कैंची धाम मंदिर में बादल फटा है और बादल फटने की वजह से बड़ा हादसा हुआ है। कैंची धाम मंदिर में पहाड़ से बड़ा मलबा आया है, इसकी वजह से भंडारण और राशन गोदाम समेत स्टाफ रूम को नुकसान पहुंचा है। भवाली से अल्मोड़ा जाने वाले मार्ग में कई जगहों पर सड़क पर मलबा आ गया है, इससे यातायात प्रभावित हो गया है। हालांकि प्रशासन मार्ग खोलने में जुटा है। बुधवार देर शाम को बरसात और तेज हवा के साथ पहाड़ी से मलबा कैंची धाम परिसर में आ गया। नीम करोरे बाबा जो बेहद प्रसिद्ध है और उन्हीं का ये धाम, यह आश्रम कैंची धाम के नाम से प्रसिद्ध है, विख्यात है। और यहाँ बादल फटा है और उसके बाद का मंजर आप देख लीजिए। अभी वहाँ राहत बचाव के कार्य में प्रशासन जुटा हुआ है। सड़क की बात करें तो ऐसा लगता ही नहीं कि यहाँ पर कभी सड़क रही होगी। सड़क पर इतना गाद, इतना मलबा, इतने बोल्डर, इतने पत्थर आ चुके हैं मलबे के साथ। दरअसल बादल फटा और उसके बाद का मंजर, जो नदी बहती है साथ में, उसने विकराल रूप धारण किया हुआ था। और ये वो मार्ग है जो मंदिर परिसर के भीतर आता है। ये शेल्टर्स बने हुए हैं और वहीं से मार्ग नदी को पार करके इस धाम तक पहुंचता है। उस पूरे मार्ग पर मलबा पड़ा हुआ है, उस पूरे मार्ग पर मलबा ही मलबा है, पत्थर ही पत्थर है। एक तस्वीर कल की है, एक तस्वीर आप आज की देख रहे हैं। नेशनल हाईवे 87 पूर्णतः ठप हो गया। कुमाऊं क्षेत्र को जोड़ने वाला अल्मोड़ा जाने वाला रास्ता, नैनीताल, इसके साथ नैनीताल से अल्मोड़ा हो, रानीखेत हो, इस मार्ग पर आवाजाही फिलहाल बाधित हो गई है। बीते कुछ हफ्ते से उत्तराखंड में बादल फटने की घटनाएं लगातार हो रही हैं। 4 तस्वीरें आपको दिखाने जा रहे हैं। 4 तस्वीरों में आप देखिए, सबसे पहली तस्वीर 5 मई 2021 की है, जब कई संपर्क मार्ग क्षतिग्रस्त हो गए थे। यहाँ पर भी बादल फटा था। टिहरी की ये तस्वीरें हैं। सड़क पर कितना पानी आया और कितने घरों को नुकसान हुआ आप तस्वीरों में देख सकते हैं। 4 तारीख की एक तस्वीर जो आपके सामने है, घरों में मलबा घुस गया, सड़कों पर मलबा दिखा, मोटरसाइकिल फंसी हुई दिखी। ये रुद्रप्रयाग की तस्वीरें हैं। 4 मई 2021 की तस्वीरें हैं। और उसके बाद एक तस्वीर आप ये देखिए कि मलबों के साथ कई इमारतें बह गई, आईटीआई की इमारत तक इसमें शामिल। देवप्रयाग की तस्वीर है, तीसरी तस्वीर। देवप्रयाग में निरीक्षण करने के लिए खुद मुख्यमंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर सुबोध उनियाल, मंत्री धन सिंह रावत पहुंचे कल और वहां पर प्रभावितों को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। और उसके बाद एक तस्वीर 12 मई की, यानी कि कल की तस्वीर, नेशनल हाईवे 87 बाधित हो गया है। कैंची धाम प्रसिद्ध विख्यात आश्रम, यहां पर श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ होता है। कोविड काल की वजह से राहत की बात यह कि श्रद्धालुओं की संख्या कम थी। और यह भी जो है कहा जा रहा है कि यहां पर किसी भंडारे का आयोजन होना था, लेकिन उसको रोक भी दिया गया था। तो इस वजह से भी भीड़ उतनी नहीं थी, वरना बड़ा हादसा हो सकता था, जिस हिसाब से यहां पर तबाही दिखी है। और अब रुक करते हैं कोरोना की खबरों का। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमित और मौतों के मामले जो है लगातार आ रहे हैं, वो थम नहीं रहे। तो संक्रमित भी आ रहे हैं और मौतों का आंकड़ा थम नहीं रहा। बीते 24 घंटों में प्रदेश में 7,749 नए संक्रमित मिले, जबकि 109 मरीजों की मौत हुई। वहीं 7,005 संक्रमित ठीक होकर अपने घरों को वापस लौटे। संक्रमितों की संख्या की बात करें तो अब काफी ज्यादा हो गए, 2,64,683 पहुंच गए कुल संक्रमितों की संख्या। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक बुधवार को 27,144 सैंपल्स की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई। देहरादून जिले में सबसे ज्यादा केस आए, 2,352। उधम सिंह नगर से 924 केस आए। हरिद्वार से 913 केस मिले। नैनीताल जिले से 886। उत्तरकाशी की बात करें 592 केस। पौड़ी, उत्तरकाशी ये पहाड़ी जिले हैं, पौड़ी में 427 केसेस आए। टिहरी जिले से 385 केसेस आए। अल्मोड़ा जिले से 305 केस आए। रुद्रप्रयाग जैसे दूरस्थ जिले 232 केस आए। चमोली से 203 केस आए। चंपावत से 200, तो पिथौरागढ़ से 173 केस। वहीं बागेश्वर से 157 केसेस मिले हैं। विनोद कुमार हमारे संवाददाता खबर पर और ज्यादा जानकारी देंगे। विनोद, जो केसेस आ रहे हैं, एबीपी गंगा रोजाना दर्शकों को दे रहा है, रिकवरी रेट अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं कि रिकवरी रेट है, लेकिन केसेस क्यों नहीं कम हो रहे हैं? क्या ये माना जाए कि जो कोविड कर्फ्यू उत्तराखंड में लगा है, हरिद्वार की बात करें, देहरादून की बात करें, नैनीताल की बात करें, वो बेअसर है, पूर्णतः नाकाम है, या जो नुमाइंदे प्रशासन के वो उसको जो है इंप्लीमेंट करवा पाने में असफल है और लोग भी नहीं मान रहे हैं, इसीलिए केसेस कम ही नहीं हो रहे हैं? राजीव, देखिए, उत्तराखंड में कोविड के केसेस बढ़ते तो जा रहे हैं, मौत के आंकड़े भी बढ़ रहे हैं, लेकिन पिछले 3 दिनों से जरूर आंकड़ों में गिरावट आई है। और हालांकि अभी आंकड़ों
ज़रूर सामान्य स्थिति में है, ये हम ज़रूर नहीं कहेंगे, क्योंकि लगातार अब केसेस बढ़ ही रहे हैं। कल ही करीब 7,000 से ज़्यादा केसेस आए हैं, 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। लेकिन एक थोड़ी सी बात समझना होगा राजीव, क्योंकि पिछले लॉकडाउन में, यानी पिछले साल के जहाँ लॉकडाउन उत्तराखंड में हुआ था और इस बार के लॉकडाउन में थोड़ा सा फ़र्क ये है कि पिछले साल में क्योंकि इतने केसेस नहीं बढ़ रहे थे और तमाम दिक्कतें हॉस्पिटल में नहीं थी, ऑक्सीजन की कमी नहीं थी, बेड की उपलब्धता नहीं थी। ज़रूर इस तरीके की जो एक कमी थी वो पिछले लॉकडाउन में नहीं थी, लेकिन इस बार जो लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं और राज्य सरकार की तरफ से जो सख्ती की गई है उसमें सभी लोगों पर ये देखा जा रहा है। हम भी खुद सड़कों पर अलग अलग चौराहों पर देखते हैं कि जो लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, अनावश्यक रूप से कोई ही लोग यहाँ पर नज़र आता है। लेकिन जो भी लोगों से पूछा जा रहा है तो वो सिर्फ इसी बात का हवाला दे रहे हैं कि या तो वो हॉस्पिटल से आ रहे हैं या अपने मरीज के पास जा रहे हैं, दवाइयाँ ले रहे हैं। तो सारे ही जितने भी लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं तो उनका कारण सिर्फ हॉस्पिटल से संबंधित ही कार्यों को लेकर किया जा रहा है, क्योंकि लगातार अब मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं और क्योंकि सबसे ज्यादा जिला विनोद जब केसेस कम नहीं हो रहे हैं और कोविड कर्फ्यू भी लगाया गया है, तो जो बीजेपी के नेता भी बात कर रहे हैं या विपक्ष के लीडर्स बात कर रहे हैं या लोग भी कह रहे हैं कि उत्तराखंड वो राज्य बन जाएगा जहां पर संपूर्ण लॉकडाउन की आवश्यकता है। छोटे से राज्य में इतने केसेस आना और एक कंसिस्टेंसी, एक निरंतरता उसमें दिख रही है, तो चिंता वाली बात है। राजीव देखिए, लॉकडाउन के दूसरे स्वरूप को ही कोविड कर्फ्यू यहाँ पर रखा गया है, उसी का एक स्वरूप है कोविड कर्फ्यू। लॉकडाउन जैसी स्थिति जरूर है क्योंकि सुबह 7 बजे से लेकर 10 बजे तक आवश्यक सेवा को ही अनुमति दी गई है। उसके बाद में पूरे प्रदेश में सख्ती बरतने के भी निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं और जो अनावश्यक रूप से लोग घरों से बाहर घूम रहे हैं उन पर सख्ती बरतने के भी निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। और मैं आपको बताऊं कि जो सख्ती और राज्य सरकार की देखी जा रही है, और जैसे मैंने आपको बताया कि जो लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं वो सिर्फ इस बात का हवाला दे रहे हैं, या तो अपने मरीजों के पास जा रहे हैं या फिर हॉस्पिटल के काम से आ रहे हैं या फिर मरीज को भर्ती कराने जा रहे हैं, क्योंकि लगातार उत्तराखंड में केसेस बढ़ रहे हैं, मरीजों की संख्या बढ़ रही है, इस वजह से लोगों की भीड़ भी सड़कों पर दिखाई दे रही है। अनावश्यक अब नीति नियंताओं को बिल्कुल सोचने की आवश्यकता है कि आपका एक एक स्टेप, और उस स्टेप अगर वो स्टेप सफल नहीं हो पा रहा है तो फिर स्टेप को बदलने की आवश्यकता है या फिर कुछ नया करने की आवश्यकता है। बहुत शुक्रिया विनोद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन ये केसेस जो 7,000 के करीब या 7,000 से ज्यादा आ रहे हैं, बहुत चिंता वाली बात है उत्तराखंड के लिहाज से, जहां पर संसाधन तक नहीं है, पहाड़ों में तो अस्पताल नहीं है। कोरोना काल में संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए इस बार भी पौड़ी में ईद का पर्व मुस्लिम समाज के लोगों को घर पर ही मनाना होगा और कोरोना के भयावह दौर में कोविड कर्फ्यू लागू है। ऐसे में ईद का यह पर्व 14 मई को मनाया जाना है। ऐसे में ईद की बात करें तो ईद से पहले पौड़ी एसएसपी पी रेणुका देवी ने 14 मई को आने वाली ईद पर्व पर मुस्लिम समाज के लोगों से एक अपील की कि वो नमाज मस्जिद में अदा करने के बजाय अपने घरों पर ही अदा करें और ईद की बधाई देने भी घरों से बाहर बिल्कुल ना निकलें। ईद है, ईद के उसमें अभी सभी को पता है अभी कोरोना काल है, इसमें कर्फ्यू का भी गाइडलाइंस में सभी को पालन करना है। तो सभी लोग अपना अपना घर में ही नमाज पढ़ेंगे और कुछ ही लोग इम्पोर्टेंट लोग हैं वो मस्जिद में अपना नमाज पढ़ सकते हैं और अपना घर में ही मनाइए। अगल बगल घर में बधाई देने के लिए भी ना जाइए। तो सभी लोगों से अनुरोध है अपना ईद को अपना घर में ही मनाइए। सभी का ईद का बहुत बहुत शुभकामनाएं। उत्तरकाशी का रुख करते हैं जहां पर 15 मई को गंगोत्री धाम के कपाट खुलेंगे। सुबह 7:31 पर खुलेंगे गंगोत्री धाम के कपाट। सिर्फ 21 लोगों को उत्सव डोली के साथ चलने की अनुमति है। चल विग्रह डोली पहुंचेगी एक बार फिर से धाम में और सिर्फ 21 लोगों को अनुमति मिली है। तो सुबह से ही ज्यादा ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जिसमें गंगोत्री धाम भी शामिल है तो वहां पर मौसम बदला हुआ है। मौसम विभाग ने 13 मई को कहीं कहीं पर भारी बारिश और ओलावृष्टि की संभावना जताई है और उच्च हिमालय क्षेत्रों में जिसमें गंगोत्री भी आता है वहां बर्फबारी की संभावना भी जताई गई है। और अभी वर्तमान की बात करें तो जिले में बारिश हो रही है। उच्च हिमालय क्षेत्रों में मौसम अभी बदला हुआ है। 15 मई को सुबह 7:31 पर मां गंगा के कपाट खुलने की तैयारी है और उससे पहले अभी वहां से तैयारियां चल रही है। 14 मई को 11:45 पर मां गंगा की डोली मुखबा से प्रस्थान करेगी। मुखबा जो उनका शीतकालीन प्रवास है, वहां से गंगोत्री धाम के लिए जो चल विग्रह डोली है वो रवाना होगी।
कोरोना काल के चलते जिला प्रशासन ने मात्र 21 लोगों को मां गंगा के उत्सव डोली के साथ चलने की अनुमति दी है। राज्य सरकार ने चारधाम यात्रा पर फिलहाल रोक लगाई हुई है। ना ही स्थानीय लोग ना ही देश विदेश के पर्यटक अभी चारधाम के दर्शन कर सकेंगे। तो सबसे पहले मां गंगा के इस धाम के कपाट खुलने हैं। मसूरी में ही लगातार मौसम गड़बड़ बदल रहा है, जिसको लेकर बुधवार को भी दोपहर में अचानक बारिश और ओलावृष्टि हुई। तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। मौसम के अचानक बदलने से लोगों को जो है काफी दिक्कतें होने लगी। मौसम बदला, ठंडक चूंकि शुरू हो गई तो ऐसे में लोगों को खांसी, जुकाम और बुखार की शिकायतें भी मिल रही हैं। अब लोग डरे हुए हैं कि ये मौसम परिवर्तन की वजह से हुआ है, ठंड बढ़ने की वजह से उनको जुकाम, खांसी या बुखार हो रहा है, या फिर ये कोविड की दस्तक है। लोगों को यही डर सता रहा है। ऐसे में ये प्रशासन की जिम्मेदारी बन जाती है कि जिस किसी में इस तरह के लक्षण है उनका टेस्ट तो कम से कम करवा दिया जाए, ताकि वो लोग भी निश्चिंत रहें, आसपास के लोग भी निश्चिंत रहें कि ये सामान्य मौसम परिवर्तन की वजह से खांसी जुकाम है या फिर कहीं कोविड की दस्तक है। खबर अब रुद्रप्रयाग से, जहां पर तुनेटा में बिना रजिस्ट्रेशन के 130 वैक्सीन की डोज लगा दी गई, जिसके बाद वहां पर हंगामा मच गया, जबकि स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों में कुल 90 डोज ही दी गई। आपको बता दें कि रुद्रप्रयाग में 18 साल से ज्यादा की उम्र वालों के लिए भी वैक्सीनेशन शुरू हो गया, लेकिन रुद्रप्रयाग जिले में कई जगहों पर स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही देखने को मिली। तुनेटा में स्वास्थ्य विभाग ने बिना रजिस्ट्रेशन और स्लॉट बुक किए 130 लोगों को वैक्सीन लगा दी, और जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ था उन्हें वैक्सीन ही नहीं लगे। वहीं दूसरी ओर कोरोना संक्रमण के कारण एक ही परिवार के 2 व्यक्तियों की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग ने परिवार के अन्य सदस्यों का कोविड का सैंपल नहीं लिया, जिस कारण उन्हें भी डर सता रहा है। हमने यहाँ कल स्लॉट बुक कराया था तुनेटा यहाँ रुद्रप्रयाग में, और फिर जब हमें 11 बजे से 1 बजे तक की टाइमिंग दी गई थी कि उस समय पे आप यहाँ आके वैक्सीनेशन करवा दीजिए। हम यहाँ 11 बजे आए, हमें जैसे ही हम यहाँ आए हमें इन्होंने बताया कि वैक्सीन खत्म हो चुकी है। वैक्सीन नहीं लग पाई है, और मेरा जो टाइम स्लॉट हुआ था 11 से 1 बजे तक का था, लेकिन यहाँ पे ऐसी भगदड़ मची है कि जो स्टॉक आया था वो ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है। अब शायद ये लोग कह रहे हैं कि हम व्यवस्था कर दें आप लोगों के लिए, लेकिन मुझे ये नहीं पता जो 3 से 6 जिनका स्लॉट है वो लोग क्या करेंगे। 18 से 45 वर्ष का जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है उसके अंदर विदाउट स्लॉट जो है लोगों को अलाउड नहीं है। संभवतः इस प्रकार की यदि कोई शिकायत है तो कन्फ्यूजन ये रहा होगा जो लोगों को कि फर्स्ट डे जो हमारा चालू हुआ था तो उसमें लोग रजिस्ट्रेशन को ही अलॉटमेंट मांग के शायद कहीं पे आ गए होंगे, जिनको बता दिया गया था कि इस प्रकार का विदाउट अलॉटमेंट संभव नहीं हो पाएगा। तो जिनका रजिस्ट्रेशन हो रखा है सिर्फ उनको वैक्सीन लगेगी। लेकिन यहाँ पर एक मसला ये भी है कि पहाड़ों में बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, उनके परिवार के सदस्य पलायन कर मैदानों में हैं, और किसी घर में 1 व्यक्ति, किसी घर में 2 व्यक्ति हैं। तो ऐसे में जो रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकते उनको भी वैक्सीनेशन की व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड की परिस्थितियां अन्य राज्यों की तुलना में थोड़ी सी अलग है। इस पर सोचना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। काशीपुर में राजकीय चिकित्सालय में कोविड वार्ड और वहां की स्थिति का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे सूबे के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे। चिकित्सालय के बाहर टीन शेड में जमीन पर तीमारदारों को देखकर भौंचक के रह गए। उन्होंने तत्काल एसडीएम को लोगों के बैठने के लिए तख्त की व्यवस्था करने के निर्देश दिए, और इसके बाद शिक्षा मंत्री ने राजकीय चिकित्सालय के कोविड वार्ड का निरीक्षण किया, और उन्होंने एबीपी गंगा से बातचीत में कहा कि ये वक्त जीवन बचाने का वक्त है, खामियां निकालने का नहीं। उन्होंने कहा हमारी सरकार ने मरीजों के इलाज के लिए हर संभव व्यवस्था की है, और एसडीएम को आदेश दिया कि तीमारदारों को भटकना ना पड़े, इसकी समुचित व्यवस्था की जाए। एक दूसरे के सहयोग के माध्यम से आम जनता का जीवन बचाने का वक्त है, ये खामियां निकालने का वक्त नहीं है। जो डॉक्टर्स हैं, स्टाफ हैं, पुलिस हैं, सरकारी महकमे के जो लोग हैं, इनका भी जीवन, जितनी कीमत हमारे जीवन का उतना ही कीमत इनके जीवन का है। सबको मिलजुल कर एक दूसरे का सहयोगी बनकर जो पीड़ित लोग हैं, संक्रमित लोग हैं, उनको सही दिशा देने का और बचाने का वक्त है। मैंने आज राजकीय चिकित्सालय हमारा जो काशीपुर है इसको आज मैंने देखा, जो मरीजों के साथ अटेंडेंट हैं उनसे मैंने बात की। रुड़की में कोविड कर्फ्यू गाइडलाइन को लेकर पुलिस प्रशासन एक्शन मोड में नजर आ रहा है, और रुड़की में पुलिस ने बेवजह सड़कों पर घूमने वालों के खिलाफ सख्ती की। कोविड के नियमों का पालन न करने पर चालान काटा, चालान काटकर कार्रवाई करते हुए उनको समझाया भी गया। वहीं एसपी देहात का कहना है कि जो भी कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन कर रहा है उसके खिलाफ पुलिस सख्त कदम उठा रहे हैं, और अनावश्यक घूमते दिखाई देने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। कल भी हम लोगों के द्वारा 88 के चालान किए गए थे, और अगर इस तरीके की कोई बात संज्ञान में आ रही है और हमारे द्वारा पाया जा रहा है तो हम उसके खिलाफ जो भी वैधानिक कार्रवाई वो भी कर रहे हैं। और सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कराने के लिए लगातार हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं। कुछ जगह पर शिकायतें मिल रही हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। नैनीताल में युवाओं की वैक्सीनेशन कार्यक्रम के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी। ड्यूटी पर लगी नर्स ने ही युवाओं को टोकन देने के नाम पर भीड़ लगा दी। जिम्मेदार अधिकारियों का कहना है कि युवाओं को अपने टाइम स्लॉट के मुताबिक आना चाहिए था। आज यहां पर कुल 483 युवाओं ने वैक्सीन की पहली डोज लगवाई। सवेरे से युवाओं की भीड़ जमा होने लगी थी। स्वास्थ्य विभाग ने मैदान में टेंट लगाकर उचित दूरी पर कुर्सियां लगाई। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए व्यवस्थाएं बनाई गई, लेकिन फिर भी युवा कोविड नियमों का उल्लंघन करते हुए झुंड में खड़े दिखे। वहाँ वेट कर रहे हैं सब मैम, वो देखिए वो सोशल डिस्टेंसिंग चल रही है। ये कोरोना कर्फ्यू का पालन कराने के लिए काशीपुर पुलिस को अब सख्ती करनी पड़ रही है और कोरोना के प्रति लोगों को जागरूकता आए, इसके लिए काशीपुर पुलिस ने कई जगहों पर फ्लैग मार्च किया, लोगों को सचेत किया। बिना वजह सड़कों पर घूम रहे लोगों की खबर लेने के अलावा बिना मास्क बाहर निकलने वालों के भी चालान काटे गए। हमारी जो सब्जी फल और की दुकानें हैं उनका टाइमिंग 7 से 10 कर दिया गया है। इसी के संबंध में पब्लिक को आगाह करने के लिए हैं, और जो अनावश्यक रूप से ठेले हैं दुकानें खुली हैं तो उनके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए, उनको अवेयर करने के लिए ये काशीपुर पुलिस के द्वारा जो है फ्लैग मार्च किया गया था, जिसमें हमारे ASP और CO साहब जो हैं, कोतवाल साहब हैं, हमारे थाने की पुलिस है, चौकी की पुलिस है, CP है, ट्रैफिक है, होमगार्ड और PRD, उन सबके द्वारा जो है इसमें पार्टिसिपेट किया गया है। कोविड-19 का संक्रमण अब तेजी से गांव की ओर बढ़ रहा है। कई गांवों में कोरोना संक्रमण की विस्फोटक स्थिति देखने को मिल रही है, लेकिन टिहरी में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही जिला मुख्यालय से सटे बुडोगी गांव के लोगों पर भारी पड़ रही है। करीब 10 से 15 दिन से यहां पर लगातार लोग बुखार से पीड़ित हैं, लेकिन अभी तक यहां पर कोई भी प्रशासन की टीम पहुंची नहीं है, कोई भी डॉक्टरों की टीम पहुंची नहीं है। ऐसे में लोग बहुत परेशान हैं। मेरे पास ये एक ही जगह से नहीं, जिस भी ब्लॉक से मेरे पास या गांव से इस तरह के लोगों की जो मेरे पास पहुंच रही है इंफॉर्मेशन, तो मेरे द्वारा तुरंत जो है MOIC को वहाँ के ये सूचनाएं दी जाती है और वहाँ पर सैम्पलिंग टीम हमारी जाती है और जो सिम्टोमेटिक है उन्हें किट वगैरह डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, और जहाँ जहाँ भी जो प्रॉब्लम है वहाँ पर हम लोग जो है जाने की कोशिश कर रहे हैं और उनका सैम्पलिंग लेके, और ताकि उन्हें तत्काल जो है हम उपचार प्रदान कर सकें। खबर रुड़की से, जहां पर गंगनहर कोतवाली इलाके के आवास विकास कॉलोनी में स्वास्थ्य विभाग और पुलिस प्रशासन की टीम ने डॉक्टर ND अरोड़ा के क्लिनिक पर छापेमारी की। इस दौरान क्लिनिक में 7 मरीज भी भर्ती मिले, जिनमें 5 कोविड के मरीज थे। बिना अनुमति के कोविड के मरीजों को क्लिनिक में भर्ती करवाया गया था। आपको बता दें कि डॉक्टर ND अरोड़ा का विवादों से गहरा नाता है। पहले भी लिंग परीक्षण मामले में ND अरोड़ा क्लिनिक पर कार्रवाई हो चुकी है, लेकिन डॉक्टर अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा और ACMO का कहना है कि मामले में जांच पड़ताल की जा रही है और क्लिनिक की OPD को सील किया गया है। फिलहाल भर्ती मरीजों के इलाज के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। देहरादून पुलिस ने ऑटो एम्बुलेंस शुरू की है। SSP देहरादून ऑटो एम्बुलेंस को जाखन इलाके से हरी झंडी दिखाकर रवाना उन्होंने किया और इस दौरान ऑटो एम्बुलेंस में ऑक्सीजन का एक सिलेंडर लगा हुआ है। इसमें हर समय ऑक्सीजन पूरी मात्रा में रहेगी। फिलहाल इस सेवा को राजधानी की राजपुर रोड की तरफ चलाया जाएगा। अगर ये प्रयोग सही पाया गया तो फिर सेवा का विस्तार किया जाएगा। तो जहां सांसों के लिए तरस रहे थे लोग, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहे थे, तो इस बीच में पुलिस विभाग की ये पहल ऑटो एम्बुलेंस की शुरुआत की गई है। ये ऑटो एम्बुलेंस, इसमें बैठने पर किसी भी मरीज को तत्काल ऑक्सीजन मिल पाएगी। वैसे में हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते ऑटो आपको हॉस्पिटल भी पहुंचा देगा और इस बीच में जो ट्रीटमेंट है थोड़ा सा वो मिल जाएगा, जो ऑक्सीजन है वो मिल जाएगी। एक राहत की बात है, एक अच्छी शुरुआत है, अच्छी पहल है। फिलहाल ट्रायल के तौर पर इसको शुरू किया गया है एक रोड पर। अगर ये सफल होता है, लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, लोगों को फायदा होता है, तो इस सेवा का विस्तार किया जाएगा। और ये जो ऑटो एम्बुलेंस है, इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है, जैसे आपने सुना होगा हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस है, बोट एम्बुलेंस होती हैं और जो यूजुअल एम्बुलेंस होती हैं,
तो ये जो कोरोना का जो प्रकोप बढ़ रहा है, इसमें जो सबसे ज़्यादा मरीज़ को प्रॉब्लम होती है वो होती है ऑक्सीजन की। एक बार वो हॉस्पिटल पहुंच जाए, एक बार वो हॉस्पिटल पहुंच के स्टेबलाइज हो जाए तो काफ़ी समस्याएं अपने आप हल हो जाती हैं। तो वो जो एक गैप होता है घर से और हॉस्पिटल तक पहुंचने वाला, और चूंकि कोरोना मरीज़ की संख्या काफ़ी बढ़ रही है, ऐसे लोगों की संख्या भी काफ़ी बढ़ रही है कि जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, और ये समस्या अचानक खड़ी होती है। अचानक किसी का ऑक्सीजन लेवल 95 से 85, 80 पे आ जाता है, तो उस स्थिति में ये एम्बुलेंस बहुत ज़्यादा यूजफुल